कहां है जम्मू कश्मीर सरकार की रिजर्वेशन के ऊपर जो कैबिनेट सब कमेटी बनाने की बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने की थी। आपको याद होगा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने को से मुंसलिक कुछ बातें ट्विटर के ऊपर और बाकी सब जगह पर चलाई जा रही हैं, मगर मैंने आधिकारिक तौर पर जानने की कोशिश की कि क्या जीएडी के पास रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी बनाने का दावा किया गया है, क्या वो कैबिनेट सब कमेटी का कोई ऑर्डर उनके पास है। वहां किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं। सिविल सचिवालय में आप किसी से भी पूछें, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि जो कैबिनेट सब कमेटी रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने के लिए बनाई गई है उसका ऑफिशियल ऑर्डर कहां पर है। जम्मू कश्मीर सरकार का के जितने भी मंत्री हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन इस रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर एक कमेटी बनाने की बात की गई थी और कहा यह गया था और यह दावा भी किया गया कि 21 दिनों के अंदर अंदर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और यह भी कहा गया कि जनाब ये फैसला हो चुका है और कैबिनेट ने इस पर अपनी सहमति दे दी है और सहमति देने के बाद इस पर जल्द ऑर्डर भी इशू हो जाएगा। लेकिन जिस दिन यह बात हुई थी उस दिन 22 तारीख थी, नवंबर की 22 तारीख थी और अब दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी उस कैबिनेट सब कमेटी को लेकर कोई खबर नहीं है। कहां वो ऑर्डर है, उस कैबिनेट सब कमेटी के मेंबरान कौन है, उस कैबिनेट सब कमेटी को काम क्या करना है, उस कैबिनेट सब कमेटी को किन नुक्तों पर काम करना है, इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिल रही है। मैंने कोशिश की जम्मू कश्मीर सरकार से मालूम करने की कि क्या कोई ऑफिशियल ऑर्डर इसको लेकर आने वाले दिनों में इशू किया जा सकता है। उन्होंने कहा ऑर्डर तब इशू किया जाएगा जब इस पर सरकार कोई फैसला ले। जब सरकार कोई फैसला लेगी, सरकार के फैसला लेने के फौरन बाद जीएडी इसका एक ऑर्डर इशू करेगी और उसके बाद फॉर्मली ये कमेटी अपना काम करना शुरू करेगी। मगर अभी तक जब फैसला ही कोई नहीं लिया गया तो फिर कमेटी काम कैसे करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, उस पर भी मुझे हैरत हो रही है कि अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर यह कहानी चल रही है कि ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी बनी है। उस कैबिनेट सब कमेटी को लेकर हमने भी स्ट्रेट लाइन पर खबर चलाई कि यह कैबिनेट सब कमेटी 3 मेंबर की है। इसको हेड कर रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी और इस कैबिनेट सब कमेटी में 2 मेंबरान हैं, जावेद राणा और सकीना इत्तू। और उसके अलावा इस कैबिनेट सब कमेटी की मदद के लिए जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी को कहा गया कि इस कमेटी की मदद की जाए बिजनेस रूल्स को ड्राफ्ट करने में। लेकिन अगर आप जेके जीएडी की वेबसाइट पर जाएं तो इस कमेटी को लेकर भी ऑफिशियल ऑर्डर आपको जेके जीएडी की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने या तो ये ऑर्डर इशू ही नहीं किए हैं या ये ऑर्डर डिस्क्रीटली इशू किए गए हैं या इन ऑर्डर्स को इशू करने का तरीका कोई सरकार ने नया ढूंढा है। क्योंकि आप जानते हैं सरकार जो भी ऑर्डर इशू करती है, जो भी कमेटी बनाती है, जो भी सब कमेटी बनाती है, वो तमाम ऑर्डर्स आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल जाते हैं। लेकिन ना ही रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन और ना ही ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स को लेकर जो कमिटीज बनाई गई हैं, इन दोनों कमिटियों के ऑर्डर आपको जेके जीएडी की वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे। हालांकि जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स को लेकर कमेटी बनाई गई है उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने पुष्टि की कि हां ये कमेटी बनी है, मगर इस कमेटी की कोई मीटिंग हुई हो इसकी जानकारी अभी तक सिविल सचिवालय से नहीं मिल रही है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर बिजनेस रूल्स को लेकर जो कमेटी बनी है वो कोई भी मीटिंग करेगी तो जाहिर सी बात है उस मीटिंग को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कवर भी करेगा और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उसका प्रेस नोट भी इशू करेगा। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का जो मुद्दा है ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह ने भी अच्छे खासे अंदाज में बात की है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता हैं जो ट्विटर के ऊपर इसको लेकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। वो स्पेसेस में आकर बात कर रहे हैं, वो स्पेसेस में आकर रिजर्वेशन को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, इसको लेकर भी 2 कंफ्यूजन और 2 गलतफहमियां लोगों के जहन में है। गलतफहमी नंबर 1 ये कि जो रिजर्वेशन है ये आज ही 70% हुई है, इससे पहले रिजर्वेशन कम थी। इसको जानना आपके लिए जरूरी है कि साल 2003 में भी
2005 में भी रिजर्वेशन लगभग 43% के करीब करीब थी। साल 2020 में रिजर्वेशन 40% हुई। लेकिन जब इस रिजर्वेशन में आप हॉरिजॉन्टल और आप ईडब्ल्यूएस जोड़ते हैं तो यह रिजर्वेशन 60% पर चली जाती है। और एक और बात यहां आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आधिकारिक तौर पर और कानूनी तौर पर इस वक्त भी जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो है वो केवल और केवल 50% है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। रिजर्वेशन का मामला जब कोर्ट में, अब ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है, तो जाहिर सी बात है जब सरकार से वहां पर सवाल पूछा जाएगा कि क्या 70% रिजर्वेशन है, तो सरकार का जवाब होगा कि रिजर्वेशन 70 नहीं 50% है। उनसे पूछा जाएगा बताइए कैसे है, वो कहेंगे कि 20% रिजर्वेशन हमने ST1 ST2 को दिया, 8% रिजर्वेशन SC को है 28 हो गया, 8% रिजर्वेशन OBC का है 36 हो गया, 10% रिजर्वेशन RBA का है 46 हो गया और 4% रिजर्वेशन IB/ALC का है 50 हो गया। उसके बाद वो कहेंगे कि इसके ऊपर आता है ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि ये ओवर एंड अबाव है। ओवर एंड अबाव का मतलब ये कि 50% रिजर्वेशन में ये काउंट नहीं किया जाएगा, ये 50% के ऊपर रिजर्वेशन होगी मगर इसे रिजर्वेशन के कोटे में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी ये एक ऐसी लीगल टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ वकला साहिबान की समझ में आ सकती है, जज साहिबान की समझ में आ सकती है, लेकिन आम आदमी, आम बच्चा जिसको इसका नुकसान हो रहा है उसकी समझ से परे है। और वो बच्चा ये सवाल भी पूछता है कि अभी नीट पीजी के इम्तिहान हुए, उसका नतीजा निकला और नीट पीजी के इम्तिहानों में पीजी की सीटें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिली, जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिली हैं, उन बच्चों को उन कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन प्रेफर किया है जहां 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया फीस है। यानी जो बच्चा 1 करोड़ रुपया फीस दे सकता है वो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नीट पीजी का इम्तिहान क्वालिफाई कर रहा है। तो ये ईडब्ल्यूएस की हकीकत है। उसके बाद उसके ऊपर आती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसमें आप जानते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये कोई 10% के करीब करीब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। तो जब इन दो रिजर्वेशन की बात आती है तो पहले वाले मामले में सरकार कोर्ट में जाकर यह कहेगी कि ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको आप 50% के अबाव कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ईडब्ल्यूएस चूंकि कोर्ट ने खुद कहा एक ओवर एंड अबाव है तो जाहिर सी बात है फिर ये 70 कहां से हुआ। लेकिन जब सिलेक्शन होती है, जब लिस्टें आती हैं, जब सिलेक्शन लिस्ट आती हैं, उन लिस्टों को जब आप देखते हैं और उसमें जब आप नंबर कैलकुलेट करते हैं तब आपको पता चलता है कि रिजर्वेशन का फायदा कहां है और रिजर्वेशन का नुकसान कहां है। तो इसलिए रिजर्वेशन को लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी की बात की गई थी, वो कैबिनेट सब कमेटी अभी तक उसको लेकर कोई ऑफिशियल ऑर्डर कहीं इशू नहीं किया गया है और ना ही इस ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स को लेकर जो सब कमेटी बनाई गई है, जिसके बारे में जानकारी भी अलग अलग जगहों से मिलती है, उसका भी ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक कोई इशू नहीं किया गया है। अब आखिर में वो कहते हैं डिस्क्लेमर, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग स्ट्रेट लाइन की वीडियोस के नीचे 2 कमेंट करते हैं। एक ये कहते हैं कि सरकार बनी है तो अब आप जाग गए, और दूसरा कमेंट ये करते हैं कि जनाब आप तब कहां थे। आप स्ट्रेट लाइन का 6 साल का यूट्यूब चैनल के ऊपर तमाम वीडियोस मौजूद हैं, एक एक वीडियो देखिए। जब आप नींद कर रहे थे, जब आप रजाई लेकर सो रहे थे, तब हम रिजर्वेशन के नुकसानात क्या कुछ हो रहे हैं तब हम लोगों को वो बता रहे थे। जब आप नींद कर रहे थे तब हम एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे। जब आप सो रहे थे तब हम सरकार एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रही है और सरकार को क्यों देनी चाहिए थी, इसको लेकर अलग अलग जो स्टेट के मॉडल्स हैं उन पर बात कर रहे थे, उनको हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन करें क्या? अब आप लोग, खासतौर पर वो जो 2 सियासी पार्टियों के पेरोल पर हैं या 2 सियासी पार्टियों से जुड़े हुए हैं और उनके बेचारे तनख्वाहदार हैं, उनको सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम है कि भाई फेसबुक पे आपने जाना है, अगर इस तरह की कोई बात होगी तो उसके नीचे ये कमेंट करने हैं। अब मेरी गुजारिश ये है, कमेंट तो आप करते हैं, वो आपका हक है, मगर अंग्रेजी थोड़ा ठीक लिखा कीजिए, क्योंकि आपकी अंग्रेजी इतनी बुरी होती है, उस अंग्रेजी को पढ़ने के बाद मुझे अफसोस होता है
कि मैं आप लोगों की वकालत करता हूं कि आपको सरकारी मुलाजमत मिलनी चाहिए। अरे चलिए छोड़िए, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, उसमें नालायक हैं आप, तो आप उर्दू लिखें। जब आप उर्दू लिखने लगते हैं तो उस उर्दू को भी इतना बुरा लिखते हैं कि बेचारा उर्दू रोता होगा आपकी उर्दू देखकर। तो ना आपको अंग्रेजी ठीक से आती है, ना आपको उर्दू ठीक से आती है, और फिर आपको मेरी फिक्र पड़ चुकी है कि जनाब आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ये ट्विटर पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर, कैमरे पर आकर, या फोटो खींचकर, या वीडियो बनाकर नमाज पढ़ने का जो ट्रेडिशन है ना, ये आप लोगों ने अब शुरू किया है, और आपको इसमें मजा भी बड़ा आता है कि फोटो खींचे नमाज पढ़ते हुए, फोटो खींचे कहीं जाते हुए। इसे इस्लाम में, अगर आप थोड़ा बहुत इस्लाम से वाकिफ होंगे, तो इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। यानी इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप तमाशा करें। तमाशा करने का मतलब यह हो गया कि नमाज एक इबादत, नमाज इबादत है, अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। इस अल्लाह और बंदे के बीच के मामले को जब आप अपने कैमरे के जरिए अपने फेसबुक के ऊपर लाते हैं, अपने ट्विटर के ऊपर या अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लाते हैं, तो इसे तमाशा कहते हैं, इसे इबादत नहीं कहते। तो इसलिए जो तमाशा करते हैं वो तो आपको नजर आते हैं, हम नहीं करते इसलिए आपको नजर नहीं आते। तो इसलिए जब आप आगे से कोई बात करने लगे तो मेहरबानी करके अच्छी अंग्रेजी में लिखें, अच्छे उर्दू में लिखें। अगर ये दोनों जुबानें नहीं आती तो कश्मीरी में ऑडियो डाल दिया करें। अगर वो भी नहीं आता तो कोई फारशन, पर्शियन आपको आती होगी, फारसी आपको आती होगी, आपको कोई और जुबान अगर ये नहीं आती तो फ्रेंच आती होगी, आपको इटालियन आती होगी, किसी जुबान में जिसमें आप ठीक तरीके से कलाम कर सके, आप लिख सकें, या लिखने की अल्लाह ने आपको सकत और तौफीक दी हो, मेहरबानी करके फिर लिखा करें, तब मुझे मजा आएगा आपके कमेंट पढ़ने में। ये आधी अधूरी टूटी फूटी अंग्रेजी, ये आधा अधूरा टूटा फूटा उर्दू, और उसके बाद ये कि जनाब हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखें। और जहां तक रिजर्वेशन को लेकर ताल्लुक है, बात बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो भी कोई सब कमेटी कहीं बनाई है, उसका अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर इशू नहीं किया गया है।